स्टार्ट करें? ओके चलो, आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि हम एक लेवल रेशियो अपना आगे करेंगे। तो एक बार शॉर्ट में डिस्कशन कर लेते हैं, लेकिन उसके पहले ओके सो हमने पढ़ा था दैट देर आर फोर टाइप ऑफ बेसिकली रेशियोज। सो हमने क्या बोला था कि चार टाइप ऑफ रेशियो होते हैं। सबसे पहला रेशियो हमने करा लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो में क्या बताता है? शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन। ये हमने लास्ट में डिस्कशन किया था। और हमने क्या पढ़ा था कि करंट रेशियो, करंट रेशियो होता है, क्विक रेशियो होता है, दोनों के फॉर्मूले देखे। फिर हमने ये भी देखा कि क्विक रेशियो को हम लिक्विड रेशियो बोलते हैं या एसिड रेशियो बोलते हैं। कुछ यहाँ पर सपोर्टिंग फॉर्मूलाज भी देखे। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा दैट करंट रेशियो अगर हमारा 1 से ज्यादा है तो हम बोलते हैं ये फेवरेबल पोजीशन है, और अगर करंट रेशियो मेरा लेस देन 1 है तो हम उसको बोलते हैं एडवर्स पोजीशन। और हमने ये भी पढ़ा दैट करंट रेशियो जो है वो 2:1 अगर होता है तो उसे हम बोलते हैं आइडियल रेशियो। सिमिलरली क्विक रेशियो के साथ है, क्विक रेशियो अगर 1 से ज्यादा है तो फेवरेबल है, क्विक रेशियो अगर 1 से कम है तो एडवर्स है। और क्विक रेशियो जो है उसका आइडियल रेशियो क्या होता है? आइडियल रेशियो इज 1:1। सो करंट रेशियो का आइडियल रेशियो 2:1 है, क्विक रेशियो का आइडियल रेशियो 1:1 है। ठीक है, सो ये हम कर चुके थे। तो अभी तक हम किसके बारे में डिस्कशन करते रहे? शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में। सो लिक्विडिटी रेशियो के अंदर यही दो रेशियो है। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ रेशियो, जिसका नाम क्या है? सॉल्वेंसी रेशियो। और ऐसा हो ही नहीं सकता है कि सॉल्वेंसी रेशियो का क्वेश्चन आए ना। सबसे इंपॉर्टेंट रेशियोज में से एक है सॉल्वेंसी रेशियो। ओके, आप में से कौन बताएगा कि सॉल्वेंसी रेशियो हमें क्या बताता है? नॉन करेंट एसेट्स और नॉन करेंट लाइबिलिटीज का रेशियो। रेशियो बताएगा, लेकिन हमने क्या वर्ड यूज करा था? ये हमें क्या बताएगा? हमारे बिजनेस की लॉन्ग लॉन्ग टर्म टर्म पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक, अब इसके अंदर ना हमें डिफरेंट, जैसे लिक्विडिटी रेशियो के अंदर दो रेशियो थे, इसके अंदर हमें 5 रेशियो को देखने को मिलेंगे। लेकिन ये सॉल्वेंसी रेशियो इतना अच्छा है कि अगर हम फर्स्ट रेशियो करेंगे तो मैं आपसे बहुत मेहनत करवाऊंगा फर्स्ट टाइप ऑफ रेशियो में। उसके बाद के जितने भी 3-4 रेशियोज है ना वो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। मीन्स आई विल टेक ऑलमोस्ट 2 क्लासेस, फुल क्लासेस फॉर फर्स्ट रेशियो। उसके बाद बाकी के 3 रेशियो अगर हम चाहेंगे तो एक ही क्लास में भी एंड कर सकते हैं, या फिर 2 क्लास में पूरे बाकी के रेशियोज एंड कर देंगे। सो सारे कॉन्सेप्ट, सारे टिप्स ट्रिक्स हम इसमें यूज कर लेंगे। सो फर्स्ट रेशियो का नाम क्या है? फर्स्ट रेशियो का नाम है अपना डेट इक्विटी रेशियो। सो अगेन मैं हमेशा फोकस करता हूँ थियोरिटिकल पार्ट पर। तो इसके पहले कि मैं रेशियो का फॉर्मूला बताऊं, हम थोड़ा थियोरिटिकली बात करते हैं कि ये होता क्या है, ये डेट क्या होता है, ये इक्विटी क्या होता है। क्योंकि जब तक हमें वर्ड का मीनिंग नहीं पता होगा, किसी टर्म का मीनिंग नहीं पता होगा, तब तक हम उसको बहुत अच्छी तरीके से समझ नहीं सकते। ओके, सो हमें एक चीज पता है, हमारे बिजनेस की लाइबिलिटीज होती हैं। और मैंने आपको बताया था लाइबिलिटी 2 तरीके की होती है। एक होती है इंटरनल लाइबिलिटी और एक होती है हमारी एक्सटर्नल लाइबिलिटी। ठीक है, सो जो हमारे बिजनेस की इंटरनल लाइबिलिटी होती है, इंटरनल लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? कैपिटल वगैरह। ठीक, तो इसको हम क्या बोलते हैं? कंपनीज के टर्म्स में जब हम लोग इसको बोलते हैं इक्विटी, या फिर हम क्या बोल सकते हैं? शेयर होल्डर्स फंड। In short, anything which is related to shareholder, anything which belongs to shareholder, उसे हम बोलते हैं शेयर होल्डर फंड। और उसी शेयर होल्डर फंड का दूसरा नाम है इक्विटी। एम आई क्लियर ऑन दिस? सिमिलरली जो एक्सटर्नल लाइबिलिटी होती है उसका मतलब क्या होता है? टोटल डेट। डेट के बारे में अपन बात कर चुके हैं, टोटल डेट। तो टोटल डेट होता है, ठीक है।
और एक वर्ड, फिर टोटल डेट के अंदर दो चीजें आती हैं, कौन कौन सी चीजें आती हैं? एक आता है डेट और एक आता है करंट लायबिलिटी। इसका मतलब डेट का मीनिंग क्या हुआ? लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है लॉन्ग टर्म डेट। तो डेट बोले तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है। तो डेट इक्विटी रेशियो हमें क्या बताता है? कॉम्बिनेशन बताता है। किसके बीच में कॉम्बिनेशन बताता है? डेट और इक्विटी। अब सर इस रेशियो को निकालने का मकसद क्या है हमारा? देखो हमारे बिजनेस, हम जब कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में फंड्स की जरूरत पड़ती है, पैसे की जरूरत पड़ती है। तो वो पैसा दो सोर्स से आ सकता है, एक खुद का पैसा और एक उधार का पैसा। खुद का पैसा हो गया इक्विटी और उधार का पैसा हो गया डेट। तो ये रेशो हमें बताता है कि हमारे बिजनेस में जो पैसा लगा हुआ है, हमारे बिजनेस की जो कैपिटल का स्ट्रक्चर है, वो किस तरीके से बना हुआ है, उसमें किस किस हद तक अपना इक्विटी लगा हुआ है और किस हद तक डेट लगा हुआ है। ठीक है। सो ये रेशो हमें क्या बताता है? यहां पे लिख लेते हैं, इट शोज द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द बिजनेस। हमारे बिजनेस का कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है, कितना परसेंट डेट है और कितना परसेंट उसमें इक्विटी लगा हुआ है। ठीक। तो इतना मैंने अब बेसिक बेसिक बात कर ली। अब आते हैं रेशो के फॉर्मूले पर, डेट इक्विटी रेशो। तो गाइस याद रखना कि हम जो ये सॉल्वेंसी रेशो याद कर रहे हैं ना, उनके रेशोज को याद करना बहुत इजी है। तो जब नाम दिया होगा तो नाम में जो चीज पहले आ रही है वो न्यूमरेटर में रख दीजिए और जो चीज बाद में आ रही है वो डिनोमिनेटर में रख दीजिए। एज सिंपल एज दैट। सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर हम जितने भी रेशियोज कैलकुलेट करेंगे ना, सब में हम ये लॉजिक से फॉर्मूला याद रख सकते हैं। जैसे ये फॉर्मूला कौन सा, ये वाला कॉन्सेप्ट कौन सा है? डेट इक्विटी रेशियो। तो पहले क्या लिखा हुआ है? डेट लिखा हुआ है। तो हमारा न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा? डेट आ जाएगा। और बाद में क्या लिखा हुआ है? इक्विटी। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया? डेट अपॉन इक्विटी। वेरी सिंपल टू लर्न। यस और नो? ठीक है। तो जितने भी सॉल्वेंसी रेशियो आएंगे उन सब में यही होगा, जो चीज पहले लिखी होगी वो न्यूमरेटर में लिख देंगे और जो चीज बाद में लिखी होगी उसे डिनोमिनेटर में लिख देंगे। फाइन। अच्छा मुझे बताइए, अभी हमने जैसे करंट रेशियो में बात करी थी कि ये रेशियो ज्यादा होगा तो अच्छा है, ये रेशियो कम होगा तो अच्छा है। ये रेशियो ज्यादा होगा तो अच्छा होगा या कम होगा तो अच्छा होगा? आपको क्या लगता है फॉर्मूला देखकर? ज्यादा होगा तो अच्छा होगा, नहीं। अच्छा। हाँ, ज्यादा। हाँ। अच्छा मुझे बताइए, ये रेशियो ज्यादा कब होगा? कौन सी कंडीशन में ये रेशियो ज्यादा होगा? या तो देखो न्यूमरेटर बड़ा होता है तो रेशियो भी बड़ा होता है, यस और नो? और डिनोमिनेटर छोटा होगा तो भी रेशियो बड़ा होगा। तो ये रेशियो ज्यादा कब होगा? या तो मेरा डेट ज्यादा है या तो मेरी इक्विटी कम है, यस और नो? तो बताइए ये अच्छी पोजीशन है कि बुरी पोजीशन है? बुरी। बुरी है। क्यों? क्योंकि सर उधार ज्यादा है और अपना खुद का पैसा कम लगा हुआ है। तो उधार लेना, हमें ऐसा लगता है कि उधार लेना अच्छी बात नहीं होती है। और ये रेशियो कम कब होगा? जब हमारा डेट कम होगा या फिर हमारी इक्विटी ज्यादा होगी। इक्विटी मतलब खुद का पैसा। तो हम क्या कहेंगे कि ये रेशो अच्छा है, ऐसा हमें लगता है, पर ऐसा है नहीं। अभी आप कॉमर्स सब्जेक्ट भी पढ़ रहे हो ना, कॉमर्स सब्जेक्ट में आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, उस कॉन्सेप्ट का नाम होता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ये कॉन्सेप्ट क्या बताता है कि अगर हम अपने बिजनेस के कैपिटल स्ट्रक्चर में उधार का पैसा यूज कर रहे हैं ना, इससे शेयर होल्डर्स को फायदा होता है। So when we use debt, when we use external liability, when we use non-current liability in the business, it increases the value of the shareholder. It increases the value of the shareholders. ये समझ में आया? अब आप पूछोगे कैसे? अब क्वेश्चन आएगा सर ये कैसे हो जाएगा? जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ ये सिर्फ मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। ये कैलकुलेशन करना, जो अभी मैं कैलकुलेशन बताऊंगा वो कैलकुलेशन हमें ऐसा करके नहीं बताना, मैं सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। Yes, now it's fine. Okay. So एग्जांपल बताऊं कैसे? क्योंकि जनरली हमें क्या लगता है उधार का पैसा लगाएंगे तो सर शेयर होल्डर को क्या फायदा होगा? उल्टा नुकसान ही है। ठीक। तो मैं आपको सिर्फ एक मोटी मोटी अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ।
लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक हमारे पास कंपनी ए है और एक हमारे पास कंपनी बी है, ठीक। दोनों ने टोटल बिजनेस में पैसा कितना लगाया? दोनों ने, लेट्स टेक एन एग्जांपल, 10 लाख रुपए लगाया दोनों ने, ठीक। फिर ये 10 लाख पैसा लगा के इन लोगों ने प्रॉफिट कमाया। फॉर एग्जांपल दोनों ने प्रॉफिट भी सेम कमाया, 2 लाख 2 लाख। तो सर दोनों कंपनी में फर्क क्या था? दोनों की कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर था ना, उसमें फर्क था। कैपिटल स्ट्रक्चर दो चीजों से मिलकर बना रहता है, इक्विटी और डेट। या इक्विटी का मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, इक्विटी शेयर कैपिटल, मतलब जो पैसा शेयर होल्डर्स के पास है, लगाया है हमारे बिजनेस में। तो जो कंपनी ए थी उसने क्या करा था, 6 लाख रुपए इक्विटी से अरेंज किया और 4 लाख रुपए डेट से अरेंज किया। वेरेस कंपनी बी ने क्या बोला, हम उधार पे बिलीव नहीं करते, मैं पूरा का पूरा इक्विटी से यूज करूंगा। ठीक है। अच्छा, अब इक्विटी शेयर कैपिटल में एक शेयर, पर शेयर की जो वैल्यू है पर शेयर 10 रुपीज का था, 100 रुपीज का था, एक शेयर 100 रुपीज का है। और ये जो डेट है, मतलब हमने समझो लोन लिया है, तो इस पे हमको 10% का इंटरेस्ट देना पड़ता है। लोन लेंगे तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, यस और नो? अभी तक कहानी क्लियर है? सो सिचुएशन क्या थी, दोनों ने सेम पैसा लगाया, दोनों ने सेम प्रॉफिट कमाया, सिर्फ फर्क यह है कि दोनों का कैपिटल स्ट्रक्चर डिफरेंट है। कंपनी बी में पूरा इक्विटी है, कंपनी ए में थोड़ा सा इक्विटी है, थोड़ा सा डेट है, ठीक। चलिए अब नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स की बात कर देते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स। तो इस कंपनी के पास शेयर कैपिटल कितने रुपीस की है, 6 लाख रुपए की है, और एक शेयर कितने रुपीस का है, 100 रुपीस का। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए, 6000, यस और नो? ऐसे इस कंपनी में शेयर कैपिटल कितना है, 10 लाख। इस कंपनी का भी शेयर कितना है, पर शेयर 100 रुपीज का है। तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कितने हो गए, 10,000। यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब क्या होगा, ये जो प्रॉफिट कंपनी ने कमाया है ये शेयर होल्डर्स में बटेगा। तो दोनों कंपनियां अपने क्या करेंगी, शेयर होल्डर्स को पैसा देंगी। तो कंपनी बी को प्रॉफिट कितना हुआ है, 2 लाख रुपए। ये 2 लाख किसमें बांट देगी, 10,000 शेयर्स में। हर शेयर पर सारे शेयर होल्डर्स को बांट देगी। तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 10,000 कितना रुपीज आएगा, 20 रुपीज। रुपीज 20 पर शेयर। ये जो मैंने निकाला ये क्या कहलाएगा, इट इज नोन एज अर्निंग पर शेयर। एक शेयर पर कितनी कमाई हो रही है एक शेयर होल्डर की। यहां तक क्लियर है? अब कंपनी ए की तरफ आते हैं। कंपनी ए का भी प्रॉफिट कितना है, 2 लाख। अब कंपनी ये 2 लाख पूरा अपने शेयर होल्डर्स को नहीं देगी। वो क्या करेगी, पहले उसने ये जो लोन लिया है इसके ऊपर 10% का इंटरेस्ट देगी। तो इंटरेस्ट का अमाउंट कितना आएगा, 40,000। प्रॉफिट कितना था, 2 लाख। 2 लाख में से 40,000 का इंटरेस्ट चला जाएगा तो बचेगा कितना, 1,60,000। अब ये 1,60,000 किस में बढ़ जाएगा, इस 6,000 शेयर होल्डर्स में बढ़ जाएगा। सो 1,60,000 को अगर मैं 6,000 से डिवाइड करूंगा, जरा कैलकुलेट करिए, देखिए 1,60,000 डिवाइडेड बाय 6,000 कितना अमाउंट आ रहा है, 26.67, 26.67 पर शेयर। तो बताइए आप कौन सी कंपनी के शेयर होल्डर बनना पसंद करेंगे, कंपनी ए के कि कंपनी बी के? कंपनी ए। कंपनी ए, क्योंकि यहाँ पर अर्निंग पर शेयर हमारी ज्यादा हो रही है। तो लोगों को क्या सर लगता अगर है, रेट ऑफ हाँ अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा हुआ तो डिपेंड करता है ना कि रेट हाँ ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा। हाँ, बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। तो ये फाइनेंशियल प्लानिंग की बात होती है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा ना हो, ठीक है। और किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, हमारी कंपनी सफिशिएंट प्रॉफिट कमा रही है कि नहीं कमा रही है। तो जो कंपनी प्रॉफिट कमा रही होती है ना, उनके लिए बेटर होता है डेट को यूज करना। तो वो क्या करते हैं अपने शेयर, क्योंकि देखो हुआ क्या, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स डिक्रीज हो गए ना। तो जब 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 कंटेंडर कम हो जाएंगे तो 1% के हिस्से में ज्यादा पैसा आ जाएगा। सो डेट का होना बुरा नहीं होता है। डेट की हेल्प से हम अपने शेयर होल्डर्स को फायदा दे सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम ये सब, तो अब एग्जांपल छोड़ते, तो मैंने क्या पूछा था आपसे कि अगर डेट इक्विटी रेशो मेरा ज्यादा है तो अच्छा होगा कि बुरा होगा? तो आपने क्या बोला, बुरा होगा। तो अब हम ऐसे नहीं बोलेंगे, अब हम टेक्निकल टर्म्स में बोलेंगे। इफ डेट इक्विटी रेशो इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे कि ये बुरा है,
हम बोलेंगे इट इज मोर रिस्की, ये बिजनेस हमारा रिस्की है, बुरा नहीं है रेशो, रेशो क्या है, रिस्की है। हाउएवर हाउएवर कंपनी हैज opportunity to increase the wealth of shareholders। तो डेट इक्विटी रेशियो में हम ये वर्ड यूज नहीं करेंगे कि ये फेवरेबल रेशियो है या एडवर्स रेशियो है, हम क्या यूज करेंगे, रिस्क वर्ड यूज करेंगे। सो इफ डेट इक्विटी रेशियो इज हायर इट मींस वो कंपनी रिस्की है, लेकिन हम ये जानते हैं, हमने पढ़ा हायर द रिस्क हायर द रिटर्न होने के भी चांसेस रहते हैं। तो दोनों है, बट हम कैसे बोलेंगे, भैया डेट इक्विटी रेशियो ज्यादा है, कंपनी रिस्क जो है वो ज्यादा है, लेकिन कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी भी ज्यादा है। वेयर एज अगर मेरा डेट इक्विटी रेशियो इफ इट इज लेस है, लेस देन 1 है, तो हम क्या बोलेंगे, लेस रिस्की है कंपनी, कंपनी लेस रिस्की है। हाउएवर कंपनी में लूज द चांस of increasing the wealth of shareholders। ठीक है, तो देखो अभी जो इतनी देर का मेरा 15 मिनट का डिस्कशन था, फालतू की जो बकवास थी, उसमें मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा था कि डेट इक्विटी रेशियो हमें क्या बताता है, हमारे बिजनेस की लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। डेट इक्विटी रेशियो हमें हमारे बिजनेस के कैपिटल स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन देता है। डेट इक्विटी रेशियो हमारे कंपनी के रिस्क पोजीशन की इंफॉर्मेशन देता है। ये तीनों चीजें क्लियर है, ठीक है। सो अब हमें पता चल गया कि जब भी हमारी कंपनी के हमें लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन कैलकुलेट करनी हो ना, तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, डेट इक्विटी रेशियो की बात करेंगे। ठीक, अब आते हैं कैलकुलेशन पे। सर कैलकुलेशन कैसे होगा, सो कैलकुलेशन के लिए पहले एक बार फिर फॉर्मूला देख लेते हैं। सो फॉर्मूला क्या है, डेट इक्विटी रेशियो इज इक्वल्स टू डेट अपॉन इक्विटी। तो दोनों वर्ड्स की बात करते हैं, पहले वो किस वर्ड की बात करते हैं, डेट। तो डेट का मतलब क्या होता है, लॉन्ग टर्म डेट मतलब नॉन करंट एसेट्स, यस, नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज, सॉरी यस, नॉन लाइबिलिटीज। लायबिलिटी। तो सर नॉन करंट लायबिलिटीज में क्या क्या इंक्लूड हो जाएगा, इसमें इंक्लूड होगा अपना डिबेंचर्स, इसमें इंक्लूड होगा हमारा लोन, इसमें इंक्लूड होगा हमारा डिपॉजिट्स जो हमने दूसरों से एक्सेप्ट करें, और इसमें इंक्लूड होगा हमारा लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। तो इन तीनों चारों चीजों को मिलाकर ऐड कर कर हमारा क्या बन जाता है, नॉन करंट लायबिलिटी, दैट इज डेट। ठीक है, मैं क्लियर, यहां तक क्लियर है, इसमें कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि जो आपको नहीं पता हो, अगर हो तो पूछ लीजिए, क्योंकि डेट के बारे में मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। सर एक बार डिबेंचर्स के बारे में बता दीजिए। डिबेंचर्स और कुछ नहीं होता, डिबेंचर एक तरीके का लोन होता है। ठीक है, तो जब भी कंपनी पब्लिक से पैसा मांगती है, तो जैसे फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी है और मैं कुशाग्र तुमसे पैसे मांग रहा हूँ कि मेरी कंपनी में पैसे लगाओगे, तुमने बोला मैं लगाऊंगा, तो पर मुझे फायदा क्या होगा, मैंने बोला मैं तुम्हें इंटरेस्ट दूंगा, और तुमने बोला नहीं मुझे इंटरेस्ट नहीं चाहिए, मुझे आपकी कंपनी में ओनरशिप चाहिए, तो फिर मैं तुम मेरे क्या बन जाओगे, शेयर होल्डर बन जाओगे। लेकिन तुम बोलो नहीं नहीं मुझे इंटरेस्ट, मुझे ये सब नहीं, ओनरशिप नहीं चाहिए, मुझे तो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट दे देना, बात खत्म, और 4-5 साल बाद 6 साल बाद मेरे पैसे वापस कर देना, तो तुम कौन बन जाओगे, मेरे डिबेंचर होल्डर बन जाओगे। तो डिबेंचर होल्डर और कुछ नहीं होता है, एक तरीके का लोन रहता है। क्लियर, ओके। लोन हमें पता है, डिपॉजिट्स हमें पता है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन होते बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में वेराइटी ऑफ लॉन्ग टर्म प्रोविजन नहीं है, आपको सीधा वर्ड दे दिया जाएगा लॉन्ग टर्म प्रोविजन। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब बात करते हैं इक्विटी की। तो इक्विटी का मतलब हमें पता है, इक्विटी हमने बहुत बार वर्ड सुना है, शार्क टैंक भी
देखते हैं तो उसमें बोलते हैं कि ओके हम आपके बिजनेस में इतना फंड लगाएंगे, इतने परसेंट इक्विटी चाहिए। ठीक है, तो इक्विटी का मतलब और कुछ नहीं होता है, इक्विटी का मतलब होता है ओनर्स फंड। ओनर्स फंड मतलब वो पैसा जो ओनर्स ने लगाया है, और ओनर्स को हम क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर। तो इसलिए इसका एक और नाम क्या है, शेयर होल्डर्स फंड। ये वर्ड याद रखिएगा। क्या, कौन सा वर्ड, इक्विटी मतलब शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड मतलब इक्विटी। ये दोनों यूज होता है वर्ड, कहीं कहीं शेयर होल्डर फंड वर्ड आ जाएगा, कहीं इक्विटी वर्ड आ जाएगा। ठीक है सर, ओके आपने नाम तो बता दिया, लेकिन इसका कैलकुलेशन कैसे करना है, इसका कैलकुलेशन कैसे करना है। तो शेयर होल्डर फंड में इंक्लूड क्या क्या हो जाता है, इसमें इंक्लूड होता है अपना शेयर कैपिटल, और क्या इंक्लूड होता है इसमें, प्लस हो जाता है किसी भी टाइप का रिजर्व, एनी टाइप ऑफ रिजर्व। ठीक है, क्योंकि शेयर होल्डर फंड का मतलब क्या है, एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू शेयर होल्डर, एनीथिंग विच बिलोंग्स टू शेयर होल्डर। तो कैपिटल भी शेयर होल्डर्स की होती है। कंपनी के जो रिजर्व्स होते हैं, रिजर्व्स का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट का एक पार्ट। तो प्रॉफिट किसका होता है, वो भी शेयर होल्डर का होता है, तो रिजर्व भी शेयर होल्डर्स का होगा। एनी टाइप ऑफ प्रॉफिट, किसी भी टाइप का प्रॉफिट हो, वो भी प्लस हो जाएगा। माइनस क्या हो जाएगा, लॉसेस। और क्या माइनस हो जाएगा, फिक्टिशियस एसेट्स। अब सर ये फिक्टिशियस एसेट्स क्या होता है, 11th क्लास में हमने सुना तो था कहीं दूर दूर से, पता कुछ नहीं है लेकिन। चलो, शेयर कैपिटल कितने टाइप की होती है, दो तरीके की होती है, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो दोनों इसमें आ जाएंगी। और क्या आ जाएगा, रिजर्व्स आ जाएगा, किसी भी टाइप का रिजर्व। तो मैं कुछ एग्जांपल बता देता हूँ आपको रिजर्व के। आपको कौन कौन सा रिजर्व देखने को मिल सकता है, जनरल रिजर्व देखने को मिल सकता है, मोस्ट कॉमन। और एक दूसरा रिजर्व आपको जनरली कौन सा देखने को मिल सकता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है। तो जनरल रिजर्व तो हमने सबने वर्ड पढ़ा है कि क्या होता है। सिक्योरिटी प्रीमियम का मतलब किसी को पता है क्या होता है, किसी ने सुना है, नहीं सुना होगा कभी वर्ड। ठीक है, कोई बात नहीं। हर कंपनी का एक शेयर होता है, और हर शेयर की एक फेस वैल्यू होती है। फेस वैल्यू, सर फेस वैल्यू क्या होता है, फेस वैल्यू मतलब ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द शेयर, जिस वैल्यू के साथ हमारे कंपनी का शेयर रजिस्टर होता है। जब हम अपनी कंपनी के शेयर्स इशू करते हैं ना, तो हमें बताना पड़ता है कि मेरी कंपनी का एक बेस प्राइस कितना है, उसे बोलते हैं फेस वैल्यू, दैट इज ओरिजिनल प्राइस ऑफ द शेयर। अब फॉर एग्जाम्पल मेरी कंपनी का जो ओरिजिनल फेस वैल्यू है वो 100 रुपीज है, लेकिन मार्केट में मेरा शेयर 130 रुपीज पे सेल हो रहा है, तो मेरे बिजनेस को 30 रुपीज का फायदा हो रहा है ना। तो ये 30 रुपीज क्या कहलाता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब क्या होता है, प्रीमियम मतलब एक्स्ट्रा, सिक्योरिटीज प्रीमियम। सो सिक्योरिटीज प्रीमियम एक तरीके का कंपनी का प्रॉफिट होता है, इसलिए वो भी रिजर्व्स की कैटेगरी में आ जाता है। तो मोटा मोटा समझ में आया, ठीक है। सो हमें एक चीज समझ में आ गई, क्या क्या, कि डेट में क्या आ जाता है, डेट मतलब लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। तो आज के बाद से ना आपके दिमाग में जैसे ही आप डेट सुनोगे ना, तो आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए। जैसे कोई घंटी बजती तो आवाज क्या आती है, टन। ऐसे ही जब आप डेट वर्ड सुनोगे ना, आपने सुना डेट, तो आपके दिमाग में आवाज क्या आ जाएगी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, ऐसा। ठीक। सो डेट में आ जाता है नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी में आ जाता है डिबेंचर्स, लोन्स, डिपॉजिट और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। इक्विटी का मतलब क्या होता है, ओनर्स फंड या फिर शेयर होल्डर फंड। और इसमें क्या क्या इंक्लूड हो जाता है, मेनली तीन चीजें होती हैं, एक कैपिटल, चाहे वो इक्विटी हो चाहे प्रेफरेंस हो, कोई भी रिजर्व हो या प्रॉफिट्स हो वो प्लस हो जाएंगे, लॉसेस होंगे तो माइनस हो जाएंगे। और क्या माइनस होगा, फिक्टिशियस एसेट्स। अब ये फिक्टिशियस एसेट के बारे में मैं अभी डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, सही समय पर आएगा तो हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी आप ये समझ लो, फिक्टिशियस एसेट भी एक तरीके के लॉसेस टाइप ही होते हैं, इसलिए वो माइनस हो रहे हैं। यहां तक कहानी क्लियर, यहां तक किसी को कोई डाउट।
तो आप पूछ सकते हैं, दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आ रहा हो। नहीं, ओके। सो अब कैलकुलेशन पार्ट पे चले, थोड़ा सा कैलकुलेशन करके देखें। एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। आपको बोला फाइंड आउट करिए डेट इक्विटी रेशियो, ठीक है, करिए, चलिए फिर मैं बताता हूँ। सर 0.68 is to 1 0.68 आ रहा है। 0.68:1, ओके। लेट्स सी बाकी और क्या आ रहा है। तो यहाँ करंट लायबिलिटीज का कुछ काम नहीं रहेगा ना? नहीं, कुछ काम नहीं है। चलिए, नहीं आ रहा, मैं बताऊं। तो एक सेकंड, एक और डाउट है। 10% डिबेंचर्स जो अमाउंट दिया है वो लेना है या 10% निकाल के लेना? जो अमाउंट दिया है वो देना है। 10% डिबेंचर उस डिबेंचर का नाम है। ओके। सर मेरा आंसर दूसरा आ रहा है, मेरा 0.91 is to 1 आ रहा है। दोनों ही आंसर तुम्हारे गलत हैं। तो मेरा आंसर 0.4375 आ रहा है। तुम्हारा भी बिल्कुल गलत है। वो मुझे पता है क्यों गलती हुई होगी। एक बार सब लोग मेरा भी अपने, यही आ रहा है। आई गॉट इट, आई सर गॉट यही इट। आ रहा है। चलिए इधर देखते हैं। सो आपने गलती क्या करी है। सबसे पहले हम लोग आप डेट कैलकुलेट करेंगे तो डेट में हमें सारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी लेनी है। तो आपने क्या करा होगा, 10% डिबेंचर ले लिया होगा 3 लाख रुपीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजन ले लिया होगा 50,000। ये तो सबका सही आया होगा, आई थिंक 3,50,000। कोई ऐसा है जिसका 350 नहीं आया हो? सबका 350 आ गया। ओके, अब आप क्या करोगे, कैलकुलेशन करोगे इक्विटी का। तो इक्विटी में आप लोग क्या करोगे, इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है 4 लाख, फिर आपने इसमें प्लस करा होगा 3 लाख, और फिर आपने इसमें प्लस करा होगा सिक्योरिटीज प्रीमियम 1 लाख। यस और नो, ऐसे ही किया है। पर हमको ये सिक्योरिटीज प्रीमियम प्लस नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हमने हमें ब्रॉडर हेडिंग दे दी है। देखो, ये जो वर्ड दिया ना, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस मतलब इसके अंदर सारे रिजर्व और सारे सरप्लस एडेड है ऑलरेडी। रिजर्व एंड सरप्लस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे लिख लेता हूं जहां मैंने लिखा था। तो ये जो इतना पार्ट है ना यहाँ पर, इसको बोला जाता है रिजर्व एंड सरप्लस। मतलब एनी टाइप ऑफ रिजर्व प्लस एनी टाइप ऑफ प्रॉफिट माइनस एनी टाइप ऑफ लॉस, इसको हम क्या बोलते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस बोलते हैं, दिस वन। सो अगर मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है रिजर्व एंड सरप्लस, इट मींस उसमें बाकी रिजर्व ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो मुझे दोबारा इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। सो मैं डायरेक्टली 3 लाख रुपीज ले लूंगा, और करंट तो आ जाएगा 7 लाख, और करंट लायबिलिटी का कोई यूज तो है नहीं। तो 7 लाख डिवाइडेड बाय 3,50,000, तो ये आ जाएगा मेरा 0.5:1। और ये अपोजिट होगा ना, 3,50,000 अपॉन 7 लाख होगा ना? सॉरी, मैंने उल्टा लिख दिया, आंसर मैंने सही कैलकुलेट कर दिया। इसे बोलते हैं रट्टाफिकेशन। 3,50,000 डिवाइडेड बाय, एक और डाउट है। हाँ जी, फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस जो आपने बताया वो वाला पॉइंट एक और भी बता देना, कहाँ तक के रिजर्व एंड सरप्लस का टोटल होगा। ओके। यहाँ पे मैं अलग से लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। तो रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस में जो है वो हमारी ब्रॉडर हेडिंग रहती है। ब्रॉडर मतलब मेन हेडिंग है ये हमारी। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड हो जाता है, इसके अंदर तुम्हारा सारे रिजर्व्स इंक्लूड हो जाते हैं, सारे प्रॉफिट्स इंक्लूड हो जाते हैं, और अगर कोई लॉस है वो भी माइनस। तो इन तीनों चीजों का सम हो जाएगा तो आपका रिजर्व एंड सरप्लस हो जाएगा। सो अगर मुझे कभी क्वेश्चन में रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है तो मुझे फिर कोई और रिजर्व प्रॉफिट लॉस वगैरह प्लस माइनस नहीं करना है, वो सबका टोटल है, ठीक है। जैसे मुझे बताओ, अगर मैं आपको बोलूं, एक क्वेश्चन दिया था मैंने आपको, ट्रेड पेबल्स एंड अदर करंट लायबिलिटी था, तो आपने दोनों को मिलाकर, अच्छा ऐसे लिख के बताता हूँ तो ज्यादा बेटर होगा। जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, ट्रेड पेबल्स प्लस अदर करंट लायबिलिटीज। समझो ट्रेड पेबल्स 50,000 है और अदर करंट लायबिलिटीज 3,50,000 है।
तो बताओ मेरी करंट लायबिलिटीज कितनी होंगी? 4 लाख। ठीक है, लेकिन अगर मुझे क्वेश्चन में ऐसा दिया होता ट्रेड पेबल मेरा 50,000 है और साथ में मुझे करंट लायबिलिटी दिया हुआ है 3,50,000, तो मेरी टोटल करंट लायबिलिटी कितनी होंगी? 3,50,000। रीजन भी आपको करंट लायबिलिटी दिया हुआ है और ये ट्रेड पेबल्स करंट लायबिलिटी के अंदर इंक्लूड होता है। यहाँ पर क्या वर्ड दिया होता? अदर दिया हुआ था, इसलिए हमने इनको प्लस करा। यहाँ पर अदर नहीं दिया, करंट लायबिलिटी। सिमिलरली अगर मुझे रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है, इसका मतलब सारे रिजर्व प्रॉफिट ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूडेड है, मुझे दोबारा कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आया? तो मेरा आंसर आ गया। सर अगर हमें एक और ब्रॉडर कैटेगरी में शेयर होल्डर्स फंड्स ही दे दिया और साथ में रिजर्व्स एंड सरप्लस दे दिया तो पहले वाला ले लेंगे, मतलब रिजर्व्स और सरप्लस को प्लस नहीं करेंगे फिर। हाँ चलो, अब तुम बोल रहे हो, अब देखो कुछ अगर जो बोल रहा है ना वो वाला क्वेश्चन बना के दे देता हूँ मैं अभी उसी क्वेश्चन पे आने वाला था। कुछ अगर तुमने पूछ ही लिया। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। मुझे दिया हुआ है शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड दिया है मुझे 4 लाख। मुझे 10% डिबेंचर्स दिए हुए हैं 8 लाख, और मुझे रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है 2 लाख। तो बताइए मेरा डेट इक्विटी रेशियो कितना होगा? 0.5:1। 2:1 होगा ना? 2:1 होगा ना? सर 8 लाख अपॉन 4 लाख आ रहा है ना? हाँ 8/4 तो 2:1 होगा। अच्छा हाँ ठीक है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मुझे क्या दिया हुआ है? शेयर होल्डर फंड। फंड एक ब्रॉडर कैटेगरी होता है, मैंने ऊपर बताया था। देखिए यहाँ पर इक्विटी का मतलब क्या होता है? इक्विटी मींस शेयर होल्डर फंड। और शेयर होल्डर बनता कैसे? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो शेयर होल्डर फंड दिया है, इसका मतलब उसके अंदर शेयर कैपिटल भी है, उसके अंदर रिजर्व एंड सरप्लस भी ऑलरेडी एडेड है। तो शेयर होल्डर फंड इज अ ब्रॉडर कैटेगरी। तो अब मुझे इस क्वेश्चन में रिजर्व एंड सरप्लस इसमें ऐड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे ब्रॉडर कैटेगरी दिया है। सो मेरा डेट इक्विटी रेशियो होता है, डेट इक्विटी रेशियो इज इक्वल्स टू डेट अपॉन इक्विटी। डेट के नाम पर एक ही चीज दी हुई है, दैट इज 8 लाख, 10% डिबेंचर। इक्विटी के नाम पे, अच्छा इक्विटी का दूसरा नाम ही होता है शेयर होल्डर फंड, तो वो भी हमें डायरेक्टली दे दिया। सो फिर हमें इसमें रिजर्व एंड सरप्लस ऐड करने की जरूरत नहीं है। एम आई क्लियर ऑन दिस? आगे बढ़े। अगेन छोटे क्वेश्चन लेता हूँ, एक सिंगल क्वेश्चन छोटा लेता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। नहीं छोटा क्वेश्चन नहीं लेता हूँ, चलो हम एक न्यू कॉन्सेप्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सो गाइस नाउ आई वांट एवरीवन, यहां तक कोई डाउट है किसी को? नहीं, मैं फिर भी समराइज कर देता हूँ सारी चीजों को वंस अगेन, सो दैट हमारे दिमाग में फोकस बना रहे। सो व्हाट वी हैव डन टिल नाउ, हमने डेट इक्विटी रेशियो शुरू करा। डेट इक्विटी रेशियो क्या होता है? डेट अपॉन इक्विटी। ठीक, फिर मैंने आपको डेट के बारे में बताया। डेट का मतलब क्या होता है? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी या नॉन करंट लायबिलिटी। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड हो जाता है? डिबेंचर्स प्लस लोन्स प्लस डिपॉजिट्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। फिर मैंने आपको इक्विटी बताया। इक्विटी का एक और नाम क्या है? शेयर होल्डर्स फंड। फंड ब्रॉडर वर्ड है, शेयर होल्डर फंड और इक्विटी एक ही बात है। ये बनता कैसे है? ये बनता है दो चीजों को जोड़कर, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। फिर इसके अंदर मैंने आपको बताया कि शेयर कैपिटल कैसे बनता है। शेयर कैपिटल इज इक्वल्स टू, इसमें दोनों शेयर्स इंक्लूड कर दो, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। फिर रिजर्व एंड सरप्लस कैसे बनता है? रिजर्व एंड सरप्लस चार चीजों से बनता है। इसमें सारे रिजर्व प्लस हो जाते हैं, सारे प्रॉफिट्स प्लस हो जाते हैं, माइनस हो जाता है लॉस, माइनस हो जाता है फिक्टिशियस एसेट। तो अभी तक मैंने आपको ये बताया है। एम आई क्लियर ऑन दिस?
इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि अगर मेरा डेट इक्विटी रेशो है, इफ इट इज ग्रेटर देन 1, तो हम क्या बोलेंगे, हाई रिस्क है, बट रिटर्न्स भी हाई मिलने के चांसेस हैं। और अगर डेट इक्विटी रेशो लेस देन 1 है तो लो रिस्क है। सो हायर द रेशो हायर द रिस्क, लोअर द रेशो लोअर द रिस्क। अच्छा, फिर आइडियल रेशो, सर वो करंट रेशो में आइडियल रेशो हुआ करता था ना, क्या इसमें भी कोई आइडियल रेशो होगा? हाँ, बोला जाता है कि डेट इक्विटी रेशो का जो आइडियल रेशो है वो होता है 2:1। तो जब आइडियल रेशो भी यही बोलता है कि डेट ज्यादा होना चाहिए, डेट होने से हमारे शेयर होल्डर्स की अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज किया जा सकता है, सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशन, बट यस, दिस इज द कॉन्सेप्ट विच सेज दैट डेट का होना कंपनी के लिए अच्छा होता है। तो ये मैंने अभी तक आपको एक्सप्लेन किया है, इसमें किसी को कोई भी डाउट? मैंने दोबारा एक्सप्लेन क्यों किया, मुझे मजा आ रहा है क्या? नहीं, ताकि क्लैरिटी रहे कि हमें क्या करना है, क्या किया हमने अभी तक, बिकॉज हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस कर ली एक साथ। तो जितना भी डिस्कस करा उसका सम यही है। सर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या है? एक तरीके का टाइप ऑफ शेयर कैपिटल होता है, तो जब वो चैप्टर आएगा तब मैं बताऊंगा। इक्विटी, जैसे आपने 11th क्लास में भी शायद कॉमर्स में पढ़ा होगा, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में, इक्विटी मतलब ओनर्स होते हैं कंपनी के, प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो होते हैं उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं, उनको इक्विटी शेयर होल्डर से पहले डिविडेंड मिलता है, तो वो बात का पार्ट है, एक तरीके का शेयर कैपिटल होता है। ठीक है, किसी को यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन? बिकॉज नाउ आई हैव 10 मिनट्स लेफ्ट विथ मी, और मुझे 10 मिनट्स आपके चाहिए अभी पूरे के पूरे। या एक काम करते हैं, आज थोड़ा सा करते हैं जो डीप कॉन्सेप्ट है, फिर वो अभी नहीं, फिर वो आराम से फ्रेश क्लास से स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट आई वांट टू टीच यू राइट नाउ। तो जैसे हम लोग करंट रेशियोज कर रहे थे तो हमने हेल्पिंग फॉर्मूला वर्किंग कैपिटल पढ़ा था, ऐसे ही जब हम डेट इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो उसमें भी एक हेल्पिंग रेशियो, हमें हेल्पिंग फॉर्मूला काम आता है, कॉन्सेप्ट काम आता है, वो है कैपिटल एम्प्लॉयड। नाउ सर, ये कैपिटल एम्प्लॉयड होता क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड नाम से आपको क्या समझ में आ रहा है कि क्या होता होगा? जो कैपिटल यूज हो रहा है। एग्जैक्टली, कैपिटल एम्प्लॉय, मैंने बिजनेस में कितना कैपिटल लगाया हुआ है। तो मैंने आपको बताया था कि बिजनेस में पैसा कहां से आता है, दो जगह से आता है। कौन कौन सा पैसा होता है? अपना पैसा और उधार का पैसा। अपने पैसे को हम क्या बोलते हैं? इक्विटी। उधार के पैसे को हम क्या बोलते हैं? डेट। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या हो गया? इक्विटी प्लस डेट। याद रहेगा, कॉन्सेप्ट याद रहेगा। तो हमें रटना नहीं, हमें पता होना चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड होता क्या। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब बिजनेस में टोटल कितना पैसा लगा हुआ है। तो टोटल पैसा कैसे बनता है? इक्विटी और डेट दोनों को मिलाकर। तो ये चीज ना हमें हेल्प करती है, क्योंकि डेट इक्विटी रेशियो में भी डेट और इक्विटी है और कैपिटल एम्प्लॉयड में भी डेट और इक्विटी है। तो इसका एक सिंपल, पहले आज सिंपलिस्टिक चीजों पर काम करते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। क्वेश्चन आपको बोल दिया, एक कंपनी है, उसके जो टोटल डेट है वो 4 लाख है, उसका जो करंट लायबिलिटी है वो 1 लाख है, और जो उसका कैपिटल एम्प्लॉयड है कैपिटल एम्प्लॉयड वो 10 लाख है। इसने क्या बोला? कैलकुलेट करिए डेट इक्विटी रेशियो। कर सकते हैं क्या हम लोग? है ना? तो सिंपल सा कैलकुलेशन है। तो हमें क्या चाहिए, हम स्टार्ट कैसे करते हैं? हम स्टार्ट करते हैं जो हमें चाहिए। तो मुझे चाहिए डेट इक्विटी रेशियो, मैंने लिख लिया डेट इक्विटी रेशियो, इसका फॉर्मूला लिख लिया डेट अपॉन इक्विटी, और नीचे कैलकुलेशन करता जाऊंगा। ठीक, तो मुझे डेट भी डायरेक्ट नहीं दिख रहा, इक्विटी भी डायरेक्ट नहीं दिख रहा, लेकिन टोटल डेट दिया हुआ है। हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, टोटल डेट इज इक्वल्स टू डेट दैट इज लॉन्ग टर्म लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। तो टोटल डेट इज गिवन 4 लाख, डेट हमें फाइंड आउट करना था, करंट लायबिलिटी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ 1 लाख। तो इसको शफल करेंगे तो डेट आ जाएगा मेरा 3 लाख।
तो मैंने पुट कर दिया यहाँ पर 3 लाख। फिर मुझे क्या चाहिए, इक्विटी। अब इक्विटी कहीं सीधा सीधा तो दिख नहीं रहा, लेकिन कैपिटल एम्प्लॉयड देखते से ही अपने दिमाग में डेट और इक्विटी आसपास घूमने लग जाएंगे, तो मैं उसका यूज कर लूंगा। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू इक्विटी प्लस डेट। कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है 10 लाख, इक्विटी मुझे कैलकुलेट करना है, और डेट अभी अभी हमने कैलकुलेट करा था 3 लाख। इसको शफल करेंगे, सो इक्विटी विल बिकम 7 लाख। ठीक है। सो अभी तक तो हमने जो भी करा, आप पूरा फोकस इधर रखिएगा, क्योंकि मैं आज एक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। इस कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन हम अब हमें आगे की 3, 4, 5 क्लासेस तक करना पड़ेगा। सो यहां तक किसी को कोई डाउट? तब तक से अभी तक सब सिंपलिस्टिक था। चलिए, अब मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक सिखाने जा रहा हूं, जिससे आप बहुत सारे फॉर्मूले याद करने से बच जाएंगे। तो उस फॉर्मूले का बेस बनाने के लिए मैं कैपिटल एम्प्लॉयड का यूज करूंगा। ओके, हम एक बैलेंस शीट देखते हैं अपनी कंपनी, किसी भी कंपनी का बैलेंस शीट देखते हैं। तो बैलेंस शीट, जैसे मैंने जब हमारे क्लासेस शुरू हुए थे, तो सबसे पहले भी मैंने बैलेंस शीट से ही स्टार्ट करा था। ठीक है। अच्छा, अब इधर ध्यान से देखिए, बैलेंस शीट में एसेट साइड पर किस किस टाइप के एसेट्स रहते हैं, कौन से एसेट रहते हैं ब्रॉडली? नॉन करेंट एंड करंट एंड करेंट। नॉन करंट। है ना, बेसिकली 2 ही एसेट रहते हैं अपने पास, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। ठीक, कुछ अमाउंट होगा, इन दोनों को मिला दूंगा तो मेरा क्या बनेगा, टोटल एसेट्स। अच्छा, लाइबिलिटी साइड पर कितनी टाइप की लाइबिलिटी दिखती है? 3 टाइप की। कौन कौन सी? कैपिटल, नॉन शेयर करंट होल्डर्स कैपिटल। लायबिलिटी। हाँ, कैपिटल। तो अब हम कंपनी अकाउंट्स में आ गए, तो हम कैपिटल वर्ड ना यूज करेंगे, क्या वर्ड यूज करेंगे? या तो शेयर होल्डर फंड बोलेंगे, या तो क्या बोलेंगे, इक्विटी। इसके अलावा और कौन सी लाइबिलिटी देखने को मिलेगी? नॉन करंट लाइबिलिटी, दैट इज लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। और कौन सी लाइबिलिटी देखने को मिलेगी? करंट लाइबिलिटी। क्या इसके अलावा कोई और लाइबिलिटी होता है? देखिए क्या है ना, बहुत सारे लोग ऐसे मेरे को टीचर्स भी बोलते हैं, कुछ कुछ स्टूडेंट्स भी बोलते हैं, सर आप बहुत ज्यादा डीप में घुसवा देते हो। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि रटना नहीं है अकाउंट्स। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है ना, कौन सी चीज, कोई सी भी चीज का, तो आप खुद से रास्ते निकालोगे, आपको खुद का दिमाग काम करने लगेगा और आपको मजा आने लगेगा। जैसे अगर आप ये रटोगे ना, इक्विटी, हाँ इक्विटी होता है, तो आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा अकाउंट से। लेकिन अगर आपको पता चल गया कि इक्विटी होता क्या और उसका यूज क्या क्या होता है, तो आप जैसे ही वो वर्ड सुनोगे ना, तो आपके अंदर 10-12 चीजें चलने लगी, तो यू विल फील इंटरेस्टेड। तभी हमें अकाउंट से प्यार होता है। जैसे मुझे अकाउंट से प्यार है कि मैं अभी रात के 10:30 बजे भी आपको पढ़ा रहा हूँ, बट मेरे एनर्जी में कोई डाउन नहीं हो, मैं बोरिंग नहीं हो रहा हूँ, और मैं कहीं पर भी कन्नी नहीं काट रहा हूँ कि मैं डीप में जाऊं। तो मुझे जहां मौका मिलता है मैं घुस जाता हूँ कि इसके अंदर और अंदर बताओ कि ये होता क्या है। सो आपको कभी कभी लगेगा कि थ्योरी, जैसे आप स्कूल में भी पढ़ोगे ना, तो आपको लगेगा कि जितना डिटेल हर चीज के बारे में मैंने बताया, आपके टीचर्स नहीं बता रहे, क्योंकि उसकी उतनी जरूरत नहीं लगती है, सिलेबस को देखे। बट मैं थोड़ा सिलेबस नहीं, मैं चाहता हूँ कि बच्चे को अकाउंट सब्जेक्ट समझ में आए। सो फिर भी अगर आपको कहीं लगे कि ये चीज बहुत हैवी हो रही है, तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। मैं बताऊंगा सब कुछ, फिर मैं कोशिश करूंगा उसको और लाइटर तरीके से बताने की, बट बताऊंगा मैं सब कुछ, ये मेरी आदत है। फाइन, गुड। चलिए, सो अच्छा, अब ये बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में मोटा मोटा अगर हेडिंग देखें तो यही चीजें रहती है, इसके अलावा हमारे पास और कुछ भी नहीं रहता है ना? ठीक, आपको इस बैलेंस शीट में कहीं कैपिटल एम्प्लॉयड दिखाई दे रही है? दिखाई दे रही है कैपिटल एम्प्लॉयड? सर इक्विटी। इक्विटी नहीं, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे बनती है? इक्विटी प्लस डेट। मतलब मैं अगर इतने एरिया को एक साथ देखूं, ये कैपिटल एम्प्लॉयड। अब देखिए, अब आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दिख रहा है बैलेंस शीट में? ठीक है। सो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या था? इक्विटी प्लस डेट। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू इक्विटी प्लस डेट। इस एरिया को ध्यान में रखते रहिएगा जो भी मैं बोल रहा हूं। क्या मैं कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला ऐसा बोल सकता हूं, टोटल लाइबिलिटीज माइनस
सॉरी टोटल लायबिलिटी माइनस करंट लायबिलिटी, ऐसा लिखूंगा तो चलेगा, है ना? मुझे कौन सा चाहिए? मुझे ये वाला हिस्सा चाहिए ना। अगर मैं इस वाले हिस्से में से ये माइनस कर दूं तो बाकी बचेगा जो वो क्या होगा, इक्विटी और प्लस डेट का टोटल, तो कैपिटल एम्प्लॉयड बन गया। यस और नो? तो हम इस तरीके से भी एक फॉर्मूला मेरा ये भी हो जाएगा, टोटल लायबिलिटीज माइनस करंट लायबिलिटी। अच्छा, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला, टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज? क्या ये सही है? यस सर, क्यों सही है? क्योंकि एसेट्स और लायबिलिटीज का साइड इक्वल होता है। यस सर, टोटल लायबिलिटी और टोटल एसेट तो हमेशा इक्वल होते हैं। तो अगर मैं इस टोटल लायबिलिटी को रिप्लेस कर दूं टोटल एसेट से तो क्या गड़बड़ है? दोनों का फिगर तो सेम ही रहता है। ठीक है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड का एक और फॉर्मूला हो गया, क्या? टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अच्छा, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कहां सा लिख सकते हो, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हो, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, है ना? तो मैंने क्या करा, टोटल एसेट्स को डिवाइड कर दिया नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स में, है ना? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, है ना? ये वाला हिस्सा देखो, क्या है? वर्किंग कैपिटल, ये है ना? तो देखो आप कहाँ इक्विटी और डेट से शुरू करा था और कहाँ वर्किंग कैपिटल में पहुंच गए। सो ये देखो, एक अकेले कैपिटल एम्प्लॉयड के कितने फॉर्मूले हो गए, 1 2 3 4 5, और अगर मैं इसको और शफलिंग करते जाऊं ना और फॉर्मूले बन सकते हैं। तो इतने फॉर्मूले से हम कैसे याद रखेंगे, तो मजा ही आ जाएगा। तो इसलिए आप क्या याद रखिएगा, आप ये बैलेंस शीट, ये वाला जो हिस्सा है ना, इसको याद रखिएगा। तो हम क्या करेंगे, हम याद नहीं करेंगे, जब हमारे पास क्वेश्चन आएगा ना, हम उसी वक्त ऑन द स्पॉट डिराइव कर लेंगे इस बैलेंस शीट की हेल्प से, क्योंकि अब हमें कॉन्सेप्ट पता चल गया कौन से। तो इस बैलेंस शीट की हेल्प से मैं सिर्फ कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं निकाल सकता हूँ, मैं टोटल एसेट्स भी निकाल सकता हूँ 5-6 तरीके से, मैं करंट एसेट्स भी निकाल सकता हूँ 5-6 तरीके से, नॉन करंट एसेट्स भी निकाल सकता हूँ 5-6 तरीके से। यस और नो? ठीक है, तो हम इसका यूज करेंगे बैलेंस शीट। तो हमें याद रखना, बैलेंस शीट में ब्रॉडली 5 चीजें आती हैं, इक्विटी, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, और एसेट साइड पर नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। ठीक है, सो मैंने इस कॉन्सेप्ट से आज, सो गाइस हमने क्या करा, आज क्लास में डेट इक्विटी रेशियो स्टार्ट करा, सॉल्वेंसी रेशियो, लॉन्ग टर्म पोजीशन का फर्स्ट रेशियो डेट इक्विटी रेशियो, जिससे हमने समझा कि डेट इक्विटी रेशियो हमारे बिजनेस की कैपिटल स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है और हमें बताता है हमारा बिजनेस कितना रिस्की है। तो जो भी इन्वेस्टर बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता है लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए, तो वो सबसे पहले कौन सा रेशियो कैलकुलेट करता है, डेट इक्विटी रेशियो, ताकि उसे पता चले कि रिस्क फैक्टर कितना है। फिर हमने कुछ कुछ क्वेश्चंस करे, जिसको शफल करके हमने कुछ मिसिंग फिगर्स फाइंड आउट करे, रेशियो फाइंड आउट करा, और हमने ये पढ़ा अगर डेट इक्विटी रेशियो ज्यादा है तो रिस्क ज्यादा है, पर अर्निंग कैपेसिटी भी ज्यादा हो सकती है, और अगर कम है तो कम रिस्क है। उसके बाद मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया कैपिटल एम्प्लॉयड का, जिसका बेस फॉर्मूला क्या रहता है, इक्विटी प्लस डेट। लेकिन इस बैलेंस शीट की हेल्प से हमने देखा कि कैपिटल एम्प्लॉयड के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, और मैंने आपको बोला सिर्फ कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं, हर चीज के बहुत सारे फॉर्मूले होंगे। तो हमें याद करने की जरूरत नहीं है, वी विल यूटिलाइज दिस फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट टू डिराइव द फॉर्मूला ऑन द स्पॉट, हम याद नहीं करेंगे। ठीक है, सो आज ज्यादा लोड नहीं देंगे, आज मैं यहीं पर ही एंड कर रहा हूं, और इस कॉन्सेप्ट को हम ब्रॉडली नेक्स्ट क्लास में यूज करेंगे। और नेक्स्ट क्लास इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसमें हम अच्छी कैटेगरी के क्वेश्चन, थोड़े से लेवल अप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एम आई क्लियर ऑन दिस? हाँ बोलो कुशागा। सर, कम कैपिटल एम्प्लॉयड में और वर्किंग कैपिटल में डिफरेंस क्या होगा? क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड भी वो बता रहा है जो कैपिटल यूज हो रहा है, और वर्किंग कैपिटल भी वही बता रहा है। वर्किंग कैपिटल हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल बताता है हमारे बिजनेस की, कि मेरा जो टोटल बिजनेस में पैसा लगा हुआ है ना, जो बिजनेस में टोटल पैसा, उसमें से कितना हिस्सा मेरे शॉर्ट टर्म यूज के, करंट यूज में लगा हुआ है, जो सर्कुलेटिंग है। ठीक है, देखो मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे तुमने बिजनेस में 10 लाख रुपए लगाए, ठीक है, अब इस 10 लाख रुपए से क्या करोगे, तुमने 2 लाख का फर्नीचर खरीदा, 2 लाख की मशीन खरीदी, 1 लाख का कुछ और खरीदा फिक्स एसेट, तो क्या हुआ, कुल मिलाकर 6 लाख रुपए तुम्हारा फिक्स एसेट्स में लग गया है।
बाकी 4 लाख रुपए तुम क्या करोगे, रोटेट करते रहोगे। कैसे रोटेट करोगे, तुम गुड्स खरीदोगे, गुड्स को बेचोगे, लोगों को सैलरी दोगे, एडवर्टीजमेंट करोगे, तो ये रोटेशन होता रहेगा। तो जो बिजनेस का पैसा जो रोटेशन, कंटिन्यूअस रोटेशन में, उसे हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। इसलिए कॉमर्स में एक चैप्टर है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, जिसमें तुम पढ़ोगे वर्किंग कैपिटल क्या होता है, और आपको पता चलेगा कि वर्किंग कैपिटल को रिवॉल्विंग फंड भी बोला जाता है। ठीक है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। हैव अ नाइस डे, जय श्री राम, एंड सबको वेरी वेरी हैप्पी सर एक महाशिवरात्रि।